सभी वरिष्ठ सहयोगी, किसान भाइयों, मंच पर विराजमान हमारे मुख्य सचिव डॉक्टर मेहता, मेयर साहब हमारे जम्मू के, और जो एपेक्स कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर मंगला राय जी, आदरणीय डॉक्टर दलवई, आदरणीय डॉक्टर जोशी, हमारे दोनों वाइस चांसलर डुल्लू साहब, मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आए दिन किसी न किसी कार्यक्रम में आप में से बहुत सारे मित्रों से भेंट होती है, लेकिन वो मुलाकात कुछ ऐसी होती है कि आपको भी जल्दी रहती है, हमको भी जल्दी रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि यूँ सरे राह मुलाकात हुई है अक्सर, उसने देखा भी। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर का हर शहर आदर्श शहर हो, नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। मित्रों, इसी तरह एस्पिरेशनल टाउन की तर्ज पर ही गांवों तथा ग्रामीण नागरिकों की दिशा और दशा बदलने के लिए जम्मू कश्मीर में एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी स्वीकृति मिली है। इस एम्बिशियस प्रोग्राम के अंतर्गत पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के 100 पैरामीटर्स सभी 4291 पंचायतों के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। उसके आधार पर 285 मोस्ट बैकवर्ड पंचायतों का चयन होगा और ये प्रक्रिया भी आने वाले 3 महीने में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। सर नमस्कार, अजय जंडियाल हूँ इंडिया न्यूज़ से। सर एग्रीकल्चर में आपने कहा है कि पहले इसी के संदर्भ में सवाल पूछें, तो उसी से है। ये जो स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स को किस तरीके से ये इंश्योर किया जाएगा कि जो गांव, क्योंकि दूर दराज के गांव जो खासतौर पे राजौरी, पुंछ हो, किश्तवाड़ या दूर दराज के जो गांव हैं, वहाँ कई बार चीज़ें जानकारियाँ नहीं पहुँचती, उसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों तक सही तरीके से पहुँच पाएँ। और एक बड़ी जो कठिनाई है डिपार्टमेंट के लिए भी, कई राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ के इलाके हैं जहाँ पर पानी उस तरह से अवेलेबल नहीं है एग्रीकल्चर के काम में आने के लिए। मैंने आपको बताया कि केवल राजौरी पुंछ नहीं, एक बड़ी एरिया है जहां पानी का पर्याप्त प्रबंध नहीं है। कम पानी में तकनीक के आधार पर कैसे बढ़िया खेती की जा सकती है, ये इंटरवेंशन भी समिति ने प्रपोज किया है। आपके ध्यान में होगा प्रधानमंत्री जी ने 2 सिंचाई की परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, तो उससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी जो चिंता है स्वाभाविक, उसका भी इस इंटरवेंशन में ध्यान रखा गया है। ये सच है कि प्लान बनाना और जमीन पर इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों में अंतर होता है। मैंने आपसे जिक्र किया कि दोनों विश्वविद्यालय में जो हमारे ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के जो भी हमारे जिला स्तर के या डिविजनल स्तर के या प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं और दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे टीचर्स हैं, उनमें भी बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। बाकी हम ये कोशिश करेंगे अधिक से अधिक जन भागीदारी हो, इन योजनाओं को निश्चित रूप से हम पहुंचा सकें। इसमें आपका भी सुझाव और सहयोग लिया जाएगा। सर इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा। अभी जो भी गेहूं की जब बुआई हो रही थी, उसमें जो लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी ये हुई कि कई इलाकों में लोगों को बीज उपलब्ध नहीं हो पाया। जो बीज मिल पा रहा था वो सरकारी बीज पे, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं कि शायद वो एक अच्छा बीज है, और प्राइवेट सेक्टर के जो सेल्समैन हैं या बाकी लोग हैं वो उनको प्रोजेक्ट करते थे जिसमें कई बार फसल खराब हो जाती है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है लोगों का, उसके लिए कुछ किया जा रहा है? मैंने इसको विस्तार से बताया कि सीड रिप्लेसमेंट सबसे महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है, अच्छी क्वालिटी का सीड, और उसके लिए हम किसान खिदमत सेंटर भी बना रहे हैं, सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी बना रहे हैं, सीड विलेज भी बना रहे हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस इंटरवेंशन के बाद ये दिक्कत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सर नमस्कार, तेजिंदर सिंह सोडी बोल रहा हूँ नेटवर्क 18 से।
सर पहली बार पिछले 30 साल में ऐसा हुआ कि कश्मीर के स्कूलों ने एक पूरा एकेडमिक कैलेंडर जो है कंप्लीट किया है, जो कि उसकी पिछले चर्चा बाद में करेंगे। पहले जो विषय है उस पर जिनको सवाल पूछना है पूछ लें, क्योंकि नाश्ता इतना बढ़िया है कि आप मिस कर जाएंगे, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। सर सवाल आपके सर गुरसिमरन रिपब्लिक टीवी से। सर सवाल आपकी कल की बैठक को लेकर है, G20 को लेकर वो होस्ट कर रहा है जम्मू कश्मीर। सर कुल कितनी बैठकें होंगी, और उसके अलावा एक आतंकी खतरा लगातार बना हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? तो अब ये मैं मान लूं कि जिन 3 विषयों की मैंने चर्चा की उस पर अब कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है? ओके, अब G20 से शुरू करता हूं। कल हम लोगों ने बैठक करी थी, अभी तक एक बैठक श्रीनगर में प्रस्तावित है। भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि एक बैठक जम्मू में भी हम करना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति अभी नहीं मिली है। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स कल थे, हम लोगों ने एक व्यापक योजना बनाई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के दूसरे राज्यों में जिस तरह की तैयारी है उससे कहीं पीछे हम नहीं रहेंगे, और हम सब मिल करके कोशिश करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जम्मू कश्मीर कैसे दे सकता है, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे शोकेस कर सकते हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों की भागीदारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी का कार्यक्रम बने, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे विद्यार्थी इसमें कैसे जुड़ सकें, और विमेन लेड डेवलपमेंट जो हुआ है उसको भी हम शोकेस करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, आप आश्वस्त रहिए। अमरनाथ यात्रा के पहले भी बहुत कुछ हमने सुना था, बहुत भगवान की, शंकर भगवान की कृपा से यात्रा बहुत सफलतापूर्वक हुई और हाईएस्ट श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सुरक्षा की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उनकी कमर टूट गई है जो लोग सुरक्षा में व्यवधान पैदा करते हैं। पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में बैठक होगी, पूरा उनका सम्मान होगा, जम्मू कश्मीर की संस्कृति को समझ करके, यहाँ के आतिथ्य को स्वीकार करके एक अच्छा अनुभव लेकर के लोग जाएंगे। सर पल्लवी सरीन फ्रॉम पीटीआई। आपने आज जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की बात की उसमें एस्पिरेशनल टाउन्स में एक पैरामीटर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो अभी जो रिसेंटली लैंड रूल्स मॉडिफाई किए गए हैं उसको लेकर कश्मीर में काफ़ी आउटरीच है होटलियर्स के द्वारा, जिनका कहना है कि इन लैंड रूल्स के वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी गुलमर्ग की या इन एरियाज़ की है वो डाउन हो जाएगी। तो क्या किसी स्टेक होल्डर को कंसल्ट किया गया था बिफोर फ्रेमिंग दिस रूल्स, और इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा जो आपको लगता है? ठीक ठीक, एक तो एक बात समझनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ देश में चलता है, और जम्मू कश्मीर में भी अब रूल ऑफ लॉ ही चलेगा। दूसरी बात ये समझिए कि ये जो नए कानून बनाए गए हैं, यहाँ के लैंड लॉज बड़े रिग्रेसिव थे, प्रतिगामी थे, और अनेक परिवर्तन हम लोगों ने किए हैं। यहाँ कानून ये था कि अगर आर्चर्ड लगाना है किसान को तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन चाहिए, और काटना है तो भी परमिशन चाहिए। वो कानून हमने बदला, अनेक इस तरह के बदलाव हमने किए हैं। लैंड पासबुक तीनों भाषाओं में लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, मैं एक बात बार बार कहता हूं कि अगर महाभारत के समय लैंड रिकॉर्ड दुरुस्त रहे होते तो भगवान कृष्ण ने वो 5 गांवों का मसला सुलझा दिया होता, तो वो काम हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुश्किल से 400-500 लोग प्रभावित होने वाले हैं, और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कोई भी गरीब दुकानदार या गरीब आदमी से प्रभावित नहीं होने वाला है। हाँ, ये सच है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 5 रुपए में लेकर के लोग राज कर रहे हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो देश का आज कानून है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान मैं भी करूंगा, पूरे देश को करना चाहिए और सबको करना चाहिए, और वही कानून हमने बनाया है। देश के किसी राज्य में कोई दूसरा कानून नहीं है। कुछ लोग अनावश्यक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, मोहम्मद अशरफ सर, ईटीवी से मोहम्मद अशरफ सर। केसीसी लोन की जो लोन दिया जा रहा है ज़मींदारों को, पहले से ही डिमांड है कि वेवर वो माफ़ किया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वादी कश्मीर में पहले ही किसानों को नुकसान से दुचार होना पड़ा, अनसीजनल बर्फबारी हुई जिससे जो सेब की पैदावार थी उसको भी असर पड़ा, क्या कोई प्रोग्राम है, प्लान है सरकार का कि वो जो केसीसी लोन है वो माफ़ किया जाए? नहीं, वो माफी वाला जमाना खत्म हो गया, ठीक है ना। किसानों की आमदनी हमने 2 सालों में इतनी बढ़ा दी है कि पंजाब हरियाणा के बाद हम आ गए
और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये 5 साल बाद देश में सबसे ज्यादा आमदनी जम्मू कश्मीर के किसान की होगी। सर आखिरी दो उपराज्यपाल जी नमस्कार। उपराज्यपाल जी नमस्कार, मैं सुनील भट्ट इंडिया टुडे ग्रुप से। बोलिए भट्ट साहब। ऑन कैमरा आपसे थोड़ा प्रश्न पूछने का अवसर बड़ा कम ही मिलता है हमें, इसलिए क्योंकि आप मौका नहीं देते हैं, मैं तो तैयार हूँ। ठीक है, आज अवसर मिला है तो मैं इसका लाभ उठाना चाहूंगा। 2-3 प्रश्न है मेरे, क्योंकि आज आपने कृषि सेक्टर के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके मतलब संबंधित एक प्रश्न है। अभी हाल ही में उपराज्यपाल जी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है इजरायली दूतावास से वहाँ के कृषि अटैची आए थे और उन्होंने यहाँ पर कई स्थानों का दौरा किया और जो बात जो सामने आई, मैंने भी इस पर एक स्टोरी की कि यहाँ पर वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं, जम्मू संभाग में भी, कश्मीर घाटी में भी। उसके बाद आतंकी संगठनों ने जो है धमकी दी कि इजराइल के कोई भी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसको यहाँ पर बनने नहीं दिया जाएगा, उस पर जो है हमला किया जाएगा। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, आज ही देश के स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इस समय कोविड की महामारी का खतरा एक बार फिर से उत्पन्न हो गया है, या तो वो अपनी यात्रा स्थगित करें या कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उपराज्यपाल जी, जनवरी के महीने में राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के तहत। मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या उन्हें अनुमति मिलेगी यात्रा के लिए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी कई जो है यहाँ पर मुद्दे हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, हम कई महीनों से देख रहे हैं कि यहाँ जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी हैं, डोगरा हिंदू समुदाय के जो रिजर्व कैटेगरीज के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स हुई है कश्मीर घाटी में। उनकी मांग है कि उनका स्थानांतरण यहाँ जम्मू में होना चाहिए। कई कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है। इस पर प्रशासन क्या कर रहा है? धन्यवाद। एक आध और है तो जोड़ लीजिए, फिर बहुत दिन बाद मौका मिलेगा। शुरू करें। एक तो जम्मू कश्मीर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन ऑफिस खुलेगा कौन ऑफिस नहीं खुलेगा, इसका फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार करेगा। किसी दूसरे के इशारे पर ये काम नहीं होने वाले। वो दिन लद गए, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात क्या थी? देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने बात कही है और किसी की यात्रा रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जब कोविड था तो उसमें बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी। क्या स्थिति रहेगी इस पर निर्णय किया जाएगा और यहाँ पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों के लिए, लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए सबको आजादी। बस एक ही बात पर पाबंदी है कि भारत के विरोध में कोई काम होगा तो उसे जरूर रोका जाएगा। तीसरी बात, आपने कश्मीरी पंडित और जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज की बात उठाई है। हाँ, ये सच है, दुखद घटना मई में हुई थी और उस समय से ये भाई हमारे हड़ताल पर थे। निरंतर मैं उनके संपर्क में था और उनकी जो लंबे समय से चली आ रही समस्याएं थीं, मैंने ईमानदारी से कोशिश की कि उनका समाधान कर दिया जाए। मैं आपको अब गिन करके बताता हूँ। एक, वो चाहते थे कि सुरक्षित स्थानों पर तैनाती हो जाए। डीसी, एसपी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके लगभग सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कर दिया गया। कुछ लोग तहसील हेडक्वार्टर पर हैं या रूरल डेवलपमेंट के कुछ हैं जो शहर में नहीं तैनात हो सकते हैं, तो शहर के नजदीक वाले गांव में किया। दूसरी व्यवस्था ये की गई थी कि कहीं भी एक कोई कश्मीरी माइग्रेंट या माइनॉरिटी का एम्प्लॉय किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में अकेले नहीं होगा। हर जगह 2-3 मिनिमम लोग तैनात कर किए गए। तीसरी बात, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जिले में एक हमने ऑफिसर अपॉइंट किया है। हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए। जो नॉन गजटेड से गजटेड में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई। 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा, साहब 2014 के जो कर्मचारी थे बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने खत्म किया है, इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया जाएगा। एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की।
मुझे याद है कि अब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई, अधिकांश काम के टेंडर हो गए हैं, एक दो बचे हैं, वो भी जल्दी से हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम खुद गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, कई हमारे सीनियर अफसर गए थे, और अप्रैल महीने तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे। अगले साल भी लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं, तो वो सुरक्षित रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। और तनख्वाह उनकी, उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है, जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी, इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट काडर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता, अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है। संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया, वो कमेटी विचार कर रही है। मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल अगर कोई है तो उस साइड से आखिरी अरे सवाल। भूख लगी उन लोगों को, आप सवाल बहुत बढ़िया नाश्ता है, चलो ठीक है सर। कोई है तो एक और। सर सुमिंदर फ्रॉम ANI। सर कई नेताओं का कहना है कि सरकार बोलती है कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बट ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। हाँ, मैंने भी कल अखबार में पढ़ा। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एक टाइपिंग एरर है, उसका सुधार हो जाएगा और संसद में भी उसका सही जवाब दे दिया जाएगा। अगर व्यक्तिगत रूप से आप चाय पर चर्चा करेंगे तो मैं 13-14 लोगों का नाम बताऊंगा जिन्होंने 100 करोड़, 200 करोड़ और इवन 900 करोड़ इन्वेस्ट किया है। इसलिए उसकी चिंता आप मत करिए, वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे 38,080 करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उन्होंने की थी, उनमें से जमीन लोगों को दे दी गई है। कुछ जगह हमारी दिक्कत है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं, प्राथमिकता के आधार पर वहां सड़क, बिजली, पानी बनाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से दोहरा रहा हूं, ये आंकड़ा 70,000 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करके जब बड़ी वाली फैक्ट्री लगेगी तो वहीं आपसे फोटो खिंचवाऊंगा, आपको विशेष मिठाई खिलाऊंगा। सर एक सवाल, सर आखिरी सवाल है। थैंक यू। प्रदीप Requested to join दत्ता us सर, छोटा for the IT and सा Executive छोटा सा Hall. सवाल, काफी देर से इंतजार कर रहे थे। प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ टीवी चैनल से। आपने हाल ही में बयान दिया कि आप जो टेररिज्म का इकोसिस्टम है उसको डिसमेंटल करने जा रहे हैं और उसमें काफी चीजें हो भी रही हैं। क्या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं? अगर हिस्सा हैं तो क्या कार्रवाई उनकी अगेंस्ट की जाएगी और ताकि आप इस इकोसिस्टम को पूरी तरह डिसमेंटल कर सकें? देखिए, ये सब बातें पत्रकार वार्ता की नहीं है। ये ACS होम, हमारे पुलिस के अफसर, हमारे इंटेलिजेंस के लोग इसका रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन इकोसिस्टम का हिस्सा है, कौन नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ नीतिगत तौर पर कि हिस्सा जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी फील्ड में हो। थैंक यू। All may kindly rise for the national anthem, please.